हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे यूपी पीसीएस मेंस 2023 जो कि आपका सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर जो भी जीएस के पेपर हैं आपके जीएस 1 जीएस 2 जीएस 3 और जीएस 4 के जो भी पेपर्स हैं उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। तो उसी सीरीज़ में हम लोग जीएस पेपर 1 जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है उसको यहाँ पर कवर कर रहे थे। ठीक है, तो आज का ये अपना टॉपिक है द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन साउथ इंडिया। ठीक है, जो एंग्लो और फ्रेंच स्ट्रगल हुए थे इन साउथ इंडिया में उनको हम लोग कॉर्नेटिक वार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कॉर्नेटिक वार के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो ये टोटल अगर हम देखेंगे कितने कॉर्नेटिक वार्स हुए थे तो 3 वार्स हुए थे। ठीक है, 3 कॉर्नेटिक वार्स हुए थे। ठीक है, अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे कि मतलब क्या क्या ऐसा हुआ था, क्या ऐसे रीजन्स वगैरह जनरेट हुए थे वहाँ पर साउथ इंडिया में जिसकी वजह से ये एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल हुए वहाँ पे। ठीक है, तो अगर बात करें तो द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्कीम ऑफ टेरिटोरियल कंक्वेस्ट एंड पॉलिटिकल डोमिनेशन, ठीक है, विच हैज़ बीन फ्रस्ट्रेटेड बाय औरंगजेब एट द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी वर रिवाइव ड्यूरिंग द 1740s बिकॉज ऑफ द विजिबल डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉज था। ये क्या था, विजिबल डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल पावर। ठीक है, अब ये क्या हुआ था कि जो औरंगज़ेब हो उस टाइम पे क्या औरंगज़ेब का शासन था दिल्ली पे। ठीक है, 1700 के अराउंड। तो जब औरंगज़ेब जब वहाँ पे दिल्ली में बैठा हुआ था तो उसकी वजह से क्या हुआ था, अंग्रेज़ जो भी है सक्सेस नहीं हो पा रहे थे अपने मंसूबों में। तो वो क्या कर रहे थे, वेट एंड वॉच कर रहे थे। ठीक है, तो अभी इसी टाइम में क्या होता है कि औरंगज़ेब का डेथ हो जाता है तकरीबन वही 1707 में जब औरंगज़ेब का डेथ हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि फिर विजुअल डिक्लाइन शुरू हो जाता है मुगल्स पीरियड का। ठीक है, उसके बाद भी जो भी मुग़ल एम्परर्स वगैरह आते हैं जैसे आपका बहादुर शाह आते हैं, ठीक है, जहांगीर शाह आता है उसके बाद, या फिर मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीला तो मतलब इनएक्टिव एक तरह से एम्परर होता है। ठीक है, तो ये जो स्कॉर्नेटिक वार्स होते हैं ये उसी के रूल्स के एंड में ही लगभग शुरू होते हैं, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला का जो रीन रहता है वो 1748 के अराउंड तक रहता है। ठीक है, तो और ये कार्नेटिक वार्स भी तकरीबन वहीं पे ही शुरू होते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे जो मतलब मेन रीज़न था ये कार्नेटिक वार्स का, वो इसको ये बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द विजुअल डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल पावर। ठीक है, तो मुगल पावर का जो विजुअल डिक्लाइन हो रहा था, अब ये विजुअल डिक्लाइन तो हो गया था बट अभी भी फिर भी मुगल क्या हो लोगों के दिमागों में एक मुगल पावर का एक वो फोर्स बना हुआ था। ठीक है, लेकिन जो नादिर शाह का इन्वेज़न हो जाता है, जो नादिर शाह इन्वेज़न हो जाता है 1739 में। ठीक है, जो नादिर शाह का 1739 में जो इन्वेज़न होता है उससे क्या होता है कि पूरा जो भी मुग़ल की पावर है वो पूरी सबके सामने आ जाती है। ठीक है, उसका पूरा सबको मालूम चल जाता है कि मुग़ल अब बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं रह गए हैं। ठीक है, बट देयर वाज नॉट मच स्कोप फॉर फॉरेन पेनिट्रेशन इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, फिर भी क्या होता है कि वेस्टर्न इंडिया में इतना स्कोप नहीं होता है अंग्रेज़ों के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मराठा पावर्स बहुत ही शक्तिशाली होती है। ठीक है, उस टाइम क्या होता है मराठाओं का रूल होता है वेस्टर्न इंडिया में। ठीक है, इसी तरह से ईस्टर्न इंडिया में क्या होता है, ईस्टर्न इंडिया में जो आपका बंगाल का नवाब होता है अलीवर्दी खान। ठीक है, वो रूल कर रहा होता है उस समय अलीवर्दी खान। ठीक है, उसने भी क्या होता है एक तरह से अपना इंडिपेंडेंस घोषित कर लिया होता है फ्रॉम द मुगल एम्पायर। ठीक है, कहने के लिए वो ऑफिशियल तो मतलब गवर्नर होता है बंगाल का अंडर द मुगल्स, बट वो क्या होता है कि अपना जो भी सत्ता और जो चलाता है वो इंडिपेंडेंस की तरह चलाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट रूलर बन जाता है। ठीक है, तो ही वॉज आल्सो एबल लीडर। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अंग्रेज़ों को उतना बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता है। बट साउथ इंडिया में क्या होता है, साउथ इंडिया में एक और रूलर होता है आपका जो भी हैदराबाद का जो निज़ाम होता है, निज़ाम उल मुल्क, जिसको आसफ़ जहाँ। ठीक है, आसफ़ जहाँ जो होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है कि बंगाल के नवाब की तरह उसने भी अपना इंडिपेंडेंस रूल घोषित कर लेता वहाँ पे जाके, हैदराबाद पे जाके। ठीक है, इनिशली क्या होता है, इनिशली वो मुग़ल एम्पायर से अटैच्ड होता है। ठीक है, जब यहाँ पे दिल्ली पे रहता है, बट वो देखता है कि यहाँ पे जो भी एम्परर आ रहा है वो एबल नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या होता है कि मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है यहाँ दिल्ली में।
और उसके बाद वो जा कर के अपना हैदराबाद चला जाता है और वहाँ का गवर्नर बन जाता है, ठीक है, आसफ जहाँ। तो ये भी बहुत ही एक मतलब काफ़ी एबल्ड लीडर होता है आसफ जहाँ, जो एबल्ड लीडर होता है। बट इसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है 1748 के अराउंड, ठीक है, आसफ जहाँ की। तो जैसे ही इसकी डेथ हो जाती है तो साउथ इंडिया में क्या होता है कि कोई भी मेजर पॉलिटिकल पावर नहीं शेष बचती है, ठीक है, कोई भी मेजर पॉलिटिकल शेष वहाँ पर नहीं रह पाती है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, साउथ इंडिया में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कार्नेटिक वार्स का भी एक मेन रीज़न बनता है, ठीक है। जो भी कंडीशंस वहाँ पर सेटल्ड होती हैं उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है कि ये भी एक रीज़न बनता है, ठीक है। इसके अलावा दीज कंडीशंस गिव द फॉरेनर एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द साउथ इंडियन स्टेट्स, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये इनेबल्ड कर देती हैं जो भी अपनी फ्रेंच या फिर है आपका इंग्लिश पावर्स जो भी होती हैं उनके लिए, ठीक है। बट क्या होता है कि इंग्लिश वर नॉट अलोन, ठीक है, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वही सिर्फ अकेले एस्पायर नहीं होती है वहाँ पे पॉलिटिकल पावर के लिए, और भी उनके साथ की जो भी पावर होती है, जैसे फ्रेंच हो गया, ठीक है, ये भी अपना क्लेम करेंगे। और इसके अलावा जो पुर्तगीज़ और डच होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, अब तक की जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उनको मतलब या तो हरा देती है या तो भगा देती है, ठीक है। तो जो फ्रेंच और जो डच राइवल्स होते हैं वो वहाँ से जा चुके होते हैं, एक तरह से वो कंट्री से भी काफ़ी वीक हो चुके होते हैं, और ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनको वीक कर चुकी होती है। बट फ्रांस के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, फ्रांस के केस में ऐसा नहीं होता है। फ्रांस अभी भी एक मेजर पावर के रूप में अपीयर्ड रहती है, ठीक, अपीयर्ड रहती है, जो कि मतलब काफ़ी पावरफुल राइवल होती है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है। तो तकरीबन फ्रांस है, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनका तकरीबन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में 20 ईयर्स तक वॉर चलते रहते हैं, ठीक है, 20 ईयर्स तक का वॉर चलते रहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है कि इन्हीं को ही आप कॉर्नेटिक वार्स जानेंगे, ठीक है, जो भी फ्रेंच के जो भी इंग्लिश के साथ में 3 वार होते हैं, ठीक है, उनको ही कॉर्नेटिक वार्स बोलते हैं, ठीक है। अब अगर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड के बारे में जाएंगे तो फ्रेंच वर द लास्ट टू कम इन इंडिया, ठीक है। सबसे पहले आपके कौन से आते हैं, सबसे पहले आपके पुर्तगीज़ आते हैं, ठीक है, उसके बाद आपके डच आते हैं, डच के बाद आपके जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसकी प्रेजेंस होती है यहाँ पे इंडिया में, और जो सबसे लास्ट में आते हैं वो आपके फ्रेंच होते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द लास्ट टू कम इन इंडिया, ठीक है। ये क्या होता है, 1664 में फाउंडेड होती है, ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाउंडेड इन 1664, ठीक है। और ये इनिशियली आकर के ईस्टर्न कोस्ट के अलोंग आपके सेट होते हैं, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट के अलोंग सेट होते हैं। सबसे पहले तो ये चंद्रनगौर, जो भी आपकी चंद्रनगौर होता है, जो भी आपका ये कलकत्ता के पास में एक जगह है, यहाँ पे वो अपना सेटअप बनाते हैं, बल्कि सेटअप ही नहीं बनाती है, इसको फोर्टिफाइड भी करते हैं, ठीक है, अपने इस सेटअप को फोर्टिफाइड भी कर लेते हैं, जिसका वहाँ पे जो तत्कालीन जो गवर्नर होता है, ठीक है, जो तत्कालीन गवर्नर होता है, आई थिंक सिराजुद्दौला जो होता है, वो इसका विरोध भी करता है, ठीक है। वो ये बोलता है कि मतलब आप यहाँ पे सेटअप बनाइए, आप यहाँ पे कंपनी लगाइए, बट इसको फोर्टिफाइड मत कीजिएगा, क्योंकि वो क्या भांप जाता है इनकमिंग चैलेंजेस को, ठीक है। तो इसका रजिस्ट भी करता है उसको, इस चीज़ को, ठीक है। इसके साथ में चंद्रनगौर के साथ में वो पौंडीचेरी में भी अपना सेटअप बनाते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पौंडीचेरी में भी अपना सेटअप बनाती है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो ईस्ट कोस्ट के अलॉन्ग छोटे छोटे सेटअप्स बनाती है, और वेस्ट कोस्ट में भी थोड़े कुछ सेटअप्स बनाते हैं ये लोग, फ्रेंच लोग, ठीक है। बट इनके जो चंद्रनगौर और जो पौंडीचेरी में जो इनका एस्टेब्लिशमेंट होता है वो लार्ज स्केल पे होता है। इसके साथ में जो इंडियन ओशियन में जो आइलैंड्स हैं, ठीक है, जैसे आपका मॉरिशस आइलैंड हो गया, ठीक है, और या फिर रीयूनियन आइलैंड हो गया, ठीक है, इन पे भी फ्रेंच अपना सेटअप बनाते हैं, ठीक है। तो इन पे भी अपना वो लोग सेटअप बनाते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे देखेंगे ये द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज हैवीली डिपेंडेंट ऑन द फ्रेंच गवर्नमेंट्स, ठीक है। अगर ये कार्नेटिक वार्स में अगर फ्रेंच की अगर लूजिंग पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे कि क्यों क्या कारण थे जिसकी वजह से फ्रेंच मतलब लूज़ कर जाते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लूज़ कर जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी अंग्रेज होते हैं वो अपना विन कर जाते हैं, ठीक है। तो उसका सबसे अच्छा कारण एक ये भी होता है कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो क्या करती है, वो स्टेट डिपेंडेंट कंपनी होती है, यानी कि उसकी जो गवर्नेंस पॉलिसी होती है वो फ्रेंच गवर्नमेंट से डिसाइड करती है। उस टाइम की जो फ्रेंच गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है। बट ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में ऐसा नहीं होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होता है, इंडिपेंडेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है, ठीक है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी हेल्पफुल होती है। और यही एक कारण होता है जिसकी वजह से फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो कार्नेटिक वार्स में लूज़ कर जाती है, ठीक है। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज हैवली डिपेंडेंट ऑन द फ्रेंच गवर्नमेंट विच हेल्प इट बाई गिविंग इट ट्रीजरी ग्रांट्स, ठीक है। ट्रीजरी ग्रांट्स पर भी गवर्नमेंट्स का मतलब वो रहता है हक रहता है। सब्सिडीज़ और लोन्स पे भी अब जो फ्रेंच गवर्नमेंट्स होती है वो अपने अधिकार रखती है। और दूसरे तरीके जो भी होते हैं उन सब पे भी एक तरह से जो एकाधिकार होती है वो फ्रेंच गवर्नमेंट्स का रहता है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली इट वाज लार्जली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड इट्स डायरेक्टर आफ्टर 1723, ठीक है। ये सारे अधिकार होने के साथ साथ में भी ये जो गवर्नर जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट करने का जो जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी आपकी फ्रेंच गवर्नमेंट की होती है। इवन कंपनी जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो अपने डायरेक्टर्स को भी इंडिपेंडेंटली अपॉइंट नहीं कर सकती थी, ठीक है। स्टेट कंट्रोल ऑफ द कंपनी प्रूव्ड क्वाइट हार्मफुल टू इट, ठीक है। और जो स्टेट कंट्रोल जो रहता है आपका कंपनी का ये आगे चल के काफ़ी हार्मफुल बन जाता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ख़ास करके यहाँ पे जो इसके आपके जो इंडियन में जो सेटअप्स होते हैं, ठीक है, इंडिया में जो सेटअप्स होते हैं उसके लिए, ठीक है। क्योंकि इनको फिर आगे चल के जब ये लोग लूज़ कर जाएंगे तो इनको समझौते वगैरह करने पड़ेंगे जिसकी वजह से इनको बहुत कुछ खोना पड़ जाता है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपैरिजन में, ठीक है, जो आपकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, ठीक है। द फ्रेंच स्टेट ऑफ द टाइम वाज ऑटोक्रेटिक, सेमी फ्यूडल एंड अनपॉपुलर एंड सफर्ड फ्रॉम करप्शन, इनएफिशिएंसी एंड इनस्टेबिलिटी, ठीक है। अब ये लो जो फ्रेंच की गवर्नमेंट्स होती है उस टाइम की जो गवर्नमेंट्स होती है वो क्या होती है कि अनपॉपुलर होती है वहाँ पे, ठीक है, अनपॉपुलर होती है, ठीक है, करप्शन से भी सफ़र्ड करती है और इनएफिशिएंट्स भी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे जो उनकी खुद की जो गवर्नमेंट होती है फ्रांस में वो क्या होती है इनस्टेबिलिटी के स्टेट में बनी रहती है, ठीक है। इंस्टीड ऑफ बीइंग फॉरवर्ड लुकिंग इट वाज डिकाडेंट, ठीक है, आगे की सोचने की बजाय ये लोग पीछे में ही मतलब पीछे की चीज़ों में ही पड़े रहते हैं। बाउंड बाई ट्रेडिशंस, ठीक है, जो उनके पहले के जो पास्ट के जो ट्रेडिशंस होते हैं उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मतलब एक तरह से कोई भी आधुनिकता नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। टायरनी गवर्नमेंट होती है उस टाइम की, अनपॉपुलर गवर्नमेंट्स होती है, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि अनसेटल्ड भी गवर्नमेंट हो जाएगी, ठीक है। वो क्या हो गई इनसिक्योरिटी भी हमेशा महसूस करती रहेगी, जिसकी वजह से वो कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले पाएगी जो कि पावरफुल डिसीजन हो। क्यों? क्योंकि वो लोग हमेशा डरते रहेंगे, फियर में काम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं जिसकी वजह से फ्रांस की जो गवर्नमेंट्स होती है वो कोई भी मतलब ऐसा डिसीजन नहीं ले पाती है जो कि उसको यहाँ पे मदद करे, ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में मदद करे। कंट्रोल बाई सच ए स्टेट कुड नॉट बट बी इंजीरियस टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो सेम ही है, वैसे ही होता है कि क्या होता है कि जो कंपनी के जो भी इंटरेस्ट हैं उसको क्या करेगा आगे चल के लॉन्ग टर्म में हार्म करेगा, ठीक है, और करता भी है, ठीक है। अब क्या होता है इन 1742 बार ब्रोक आउट इन यूरोप बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है कि 1742 में ऑस्ट्रिया को लेकर के, ठीक है, यूरोप में क्या होता है कि 1742 में ऑस्ट्रिया को लेकर के फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक युद्ध छिड़ जाता है, ठीक है।
उसका क्या होता है, उसका असर आपको यहाँ पे इंडिया में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, युद्ध तो वहाँ पे वार जो होता है वो वहाँ पे छिड़ता है यूरोप में, ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, बट उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसका जो इफ़ेक्ट्स है वो क्या होता है आपको इंडिया में भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसी के कॉन्सिक्वेंसेज से होता क्या है कि यहाँ पे जो ये आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, और जो आपका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, वो यहाँ पे इंडिया में भी आपकी क्लैश कर जाती है। ठीक है, वो सारे कारणों पे ही क्लैश करती है। ठीक है, चाहे वो टेरिटोरियल का मामला हो, ठीक है, चाहे वो ट्रेड का मामला हो, ठीक है, या फिर आपका जो भी पजेशंस वगैरह है इंडिया में वो उसका मामला हो, किसी भी मैटर पे भी यहाँ पे क्या होता है दोनों में राइवलरी इस्टेब्लिश्ड हो जाती है, और काफ़ी तकरीबन 2 डिकेड्स तक, ठीक है, 2 डिकेड्स तक वो राइवलरी कंटिन्यूड रहती है इन इंडिया में। ठीक है, इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर राइवलरी इन यूरोप। ठीक है, डुप्लेक्स वॉज द फ्रेंच गवर्नर जनरल एट पौंडीचेरी एट दिस टाइम। ठीक है, डुप्लेक्स क्या होता है कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसका गवर्नर जनरल होता है उस समय में। ठीक है, ये बहुत ही कैपेबल गवर्नर जनरल होता है। ठीक है, जो डुप्लेक्स होता है वो जो कि फ्रेंच से डायरेक्ट अपॉइंट किया गया होता है। ठीक है, फ्रेंच गवर्नमेंट डायरेक्ट उसको अपॉइंट करती है यहाँ पर, ये काफ़ी कैपेबल गवर्नर होता है उस टाइम का। ठीक है, और पौंडीचेरी पे अपना रूल कर रहा होता है। ठीक है, गवर्नर जनरल बन करके पौंडीचेरी पे बैठा होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये अपना दिमाग लगाता है। ठीक है, ये सातिर आदमी होता है और ये अपना दिमाग लगाता है। ठीक है, कि कैसे ये अपना फ्रेंड्स की जो भी पजेशंस हैं उसको इंक्रीज़ करे। ठीक है, कैसे उनके पावर्स को मतलब इंक्रीज़ करे, तो ये पूरा अपना सातिर दिमाग यहाँ पर चलाता है। ठीक है, और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढता रहता है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी इसको मिले जिसकी वजह से इसके जो भी मंसूबे वगैरह हैं उसमें ये सक्सेस हो जाए। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, ये जो अब वहाँ पे जो छोटे छोटे राजा होते हैं, ठीक है, जैसे कार्नेटिक का राजा हो गया, ठीक है, निज़ाम हैदराबाद हो गया, या आसपास के जो भी प्रिंसिपैलिटी स्टेट्स हैं उनके जो भी किंग्स एंड प्रिंसेस हैं उनके कान मारना शुरू कर देता है। ठीक है, और उनके आपस में लड़ाई झगड़े करवाना शुरू कर देता है। ठीक है, क्या करता है, एक को सपोर्ट करता है और दूसरे को उसके अगेंस्ट कर देता है। ठीक है, फिर जिसको सपोर्ट्स करता है उसको उसको क्या होता है कि उसकी हेल्प कर देता है, और जब हेल्प कर देता है तो वो आपस में वो फिर क्या होता है, वो राजा जीत जाता है, और उसके एवरेज में इसको बहुत सारे मतलब टाइटल्स हो गया, मनी हो गया, या इसको और भी पावरफुल जो भी इसकी डिमांड्स वगैरह रहती हैं वो फुलफ़िल हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरह का देखने को कुछ मिलता है। ठीक है, डुप्लेक्स द फ्रेंच गवर्नर जनरल पौंडीचेरी एट दिस टाइम नाउ इवॉल्व द स्ट्रेटजी ऑफ यूजिंग द वेल डिसिप्लिन्ड मॉडर्न फ्रेंच आर्मी टू इंटरवीन इन द म्यूचुअल क्वेरल्स ऑफ द इंडियन प्रिंसेस एंड बाई सपोर्टिंग वन अगेंस्ट द अदर सिक्योरिंग मॉनिटरी कमर्शियल एंड टेरिटोरियल फेवर्स फ्रॉम द विक्टर। ठीक है, तो ये इसी तरह से वहाँ पे अपनी पॉलिसी को कैरी करता है। ठीक है, दस ही प्लान टू यूज़ द रिसोर्सेज एंड आर्मीज ऑफ द लोकल राजास नवाब्स एंड चीफ्स टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द फ्रेंच कंपनी। ठीक है, और ये क्या करता है, वहाँ के जो लोकल राजा होते हैं या फिर नवाब होते हैं, चीफ होते हैं, जमींदार होते हैं, ठीक है, ताल्लुकदार होते हैं, जो भी होते हैं, उनकी जो भी लोकल आर्मी होती है, ठीक है, उनका भी यूज़ करता है। ठीक है, उनको भी एक्सप्लोर करता है अपने फ्रेंच मंसूबों को कामयाब बनाने के लिए। ठीक है, और इसके साथ ही साथ में क्या करता है, उनका उनका जो उनकी लोकल पावर होती है उनको यूज़ करता है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भी इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको भी रजिस्ट करने के लिए। ठीक है, या फिर उनको भी वहाँ से बाहर करने के लिए भी उसका यूज़ करता है। द ओनली बैरियर टू द सक्सेस ऑफ दिस स्ट्रेटजी कुड हैव बीन द रिफ्यूज़ल ऑफ इंडियन रूलर्स, ठीक है, टू परमिट सच फॉरेन इंटरवेंशंस। अब क्या होता है कि अगर वहाँ पे अगर इसके मंसूबों को कोई भी अगर टाल सकता था या उसका रजिस्ट कर सकता था, तो वो लोकल का मतलब जो ये आपका लोकल का किंग है या वही मना कर सकता है, नोबल जिसकी ये मदद चाह रहा है। ठीक है, बट वो क्या होता है, वो इतने स्मॉल लेवल पे होते हैं कि वो भी एक बार मतलब डर जाते हैं कि अगर इस मतलब डुप्लेक्स को मना करेंगे तो हो सकता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस उसी के अगेंस्ट में आ जाएं। ठीक है, उसके साथ ही साथ में क्या होता है कि वो इतने ज़्यादा मतलब ग्रीडी होते हैं, छोटे छोटे राजा वहाँ के जो साउथ इंडिया में छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटी स्टेट्स होते हैं, वो इतनी ग्रीडी होते हैं कि वो लॉन्ग टर्म के इंटरेस्ट को तो मतलब भूल ही जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म गेंस को आगे कैरी कर जाते हैं। ठीक है,
कि बाद में क्या होगा उनको नहीं मालूम है, कि बाद में चल के आगे चल के वो इनको भी इसी तरह से मतलब बंदी बनाएगा, या इनके भी जो भी प्रिंसिपैलिटी है उनको छीन लिया जाएगा। वो इस चीज़ को सोचते ही नहीं है, बट वो शॉर्ट टर्म गेंस में बने रहते हैं कि चलो अभी का फ़ायदा हो रहा है, अभी इसको हेल्प कर देते हैं, उसकी वजह से अपना बाजू वाले राजा को जीत लेंगे, तो अभी ये गेन हो जाएगा, ठीक है। They had little hesitation in inviting the foreigners to help them settle accounts with their internal। इवन क्या होता है कि जो उनके आपस के छोटे छोटे उनके जो भी छोटे छोटे मैटर होते हैं उनमें भी वो आप किए क्या करते हैं कि इनको बुलाने लग जाते हैं, ठीक है। जो फ्रेंच के आपके जो ऑफिसर्स हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं वो अपने छोटे छोटे मैटर्स को भी सॉल्व करने के लिए इनकी हेल्प लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इनको ठेकेदार बना देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी हार्मफुल हो जाती हैं। In 1748, situation arose in the Carnatic and Hyderabad which gave full scope to Dupleix talents for intrigue, ठीक है। In the Carnatic, Chanda Sahib began to conspire against the Nawab Anwaruddin, ठीक है। While in Hyderabad, the death of Asaf Jahan Nizam ul Mulk was followed by civil war between his son नासिर जंग एंड हिज ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग, ठीक है। अब 1748 में होता क्या है कि वहाँ पे उसी तरह से एक सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है। वहाँ पे क्या होता है कि जो आपके जो कार्नेटिक के जो एक सज्जन होते हैं चंदा साहिब, ठीक है, वो क्या करते हैं वो जो कर्नाटक का जो नवाब होता है, ठीक है, उसी के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी शुरू कर देते हैं, ठीक है। जो कर्नाटक का नवाब तत्कालीन नवाब होता है अनवरुद्दीन, उसी के अगेंस्ट में ही कॉन्स्पिरेसी शुरू कर देते हैं। और इसी तरह से ही हैदराबाद में भी हो रहा होता है कि हैदराबाद का जो निज़ाम होता है निज़ाम उल मुल्क, ठीक है, जो आसफ जहाँ होता है उसकी डेथ हो जाती है 1748 के अराउंड, ठीक है। 1748 में उसकी डेथ हो जाती है और उसका जो सन होता है, ठीक है, उसका सन और उसके ग्रैंड सन के बीच में ही आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है कि अब हैदराबाद का नेक्स्ट निज़ाम कौन बनेगा, ठीक है। अब इन दोनों अपॉर्चुनिटी को ये देखता है, डुप्लेक्स देखता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इंटरव्यू करना शुरू कर देता है, ठीक है, बीच बीच में बाजी मारना शुरू कर देता है। तो ये क्या करता है, डुप्लेक्स सीज दिस अपॉर्चुनिटी एंड कंक्लूडेड ए सीक्रेट ट्रीटी विद चंदा साहिब एंड मुजफ्फर जंग, ठीक है। तो जो मुजफ्फर जंग होता है, जो उसका जो आसफ जहाँ का जो ग्रैंड सन होता है, और जो चंदा साहिब होता है जो कि कर्नाटक के नवाब के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी कर रहा होता है, ये उसको अपने में मिला लेता है और बोलता है कि ये उसकी हेल्प करेगा, ठीक है। अब इसकी हेल्प की वजह से क्या होता है कि दोनों जीत जाएंगे, ठीक है। मुजफ्फर जंग को ये क्या करेगा, ये आपका हैदराबाद का निज़ाम बना देगा, ठीक है। और जो चंदा साहिब हैं वो भी आपके कर्नाटक में आपके जीत जाएंगे, ठीक है। In 1749 the three allies defeated and killed अनवरुद्दीन in a battle of पंबोर, ठीक है। अब जो इसका सन होता है, जो आपका आसफ जहाँ का जो आपका वो कर्नाटक का जो नवाब होता है अनवरुद्दीन, ठीक है, जो कर्नाटक का आपका नवाब होता है अनवरुद्दीन, ये वो क्या करेंगे, ये उसको मार देंगे, ठीक है। और जो भी इनके बीच की आपस की जो लड़ाई होती है उसको बैटल ऑफ अंबुर के नाम से जानते हैं, ठीक है, बैटल ऑफ अंबुर, दैट बैटल इज नोन एज बैटल ऑफ अंबुर, ठीक है। और लेटर सन मोहम्मद अली, ठीक है। अब जो उसका सन होता है, ठीक है, अनवरुद्दीन का जो सन होता है मोहम्मद अली, वो डर की वजह से क्या होता है वहाँ से भाग जाएगा, ठीक है, वो डर की वजह से वहाँ से भाग जाता है। और चंदा साहब क्या होते हैं वहाँ पे अपना रीन क्लेम कर लेते हैं, ठीक है। चंदा साहब वहाँ पे आपके कर्नाटक के नवाब जो भी हैं बन जाएंगे, ठीक है। और उसके एवरेज में क्या करेंगे, ये जो फ्रेंच की जो भी रिवार्डेड फ्रेंच विद ग्रांट ऑफ 80 विलेज अराउंड पौंडीचेरी, ठीक है। पौंडीचेरी के अराउंड जो 80 विलेजेस हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं रिवार्ड में दे देते हैं फ्रेंच को, ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये रिवार्ड में जो चंदा साहिब होते हैं 80 विलेज आपके पौंडीचेरी के आसपास के ये दे देते हैं उसको एज ए रिवार्ड, ठीक है। इन हैदराबाद टू द फ्रेंच वर सक्सेसफुल, ठीक है, कर्नाटक की तरह हैदराबाद में भी फ्रेंच सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है। और जो नासिर जंग क्या होता है वो किल्ड मतलब मार दिया जाता है। और जो मुजफ्फर जंग होता है जो ग्रैंड सन होता है आसफ जहाँ का, उसको निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, या वायसराय ऑफ डक्कन बना के बैठा देते हैं फ्रेंच, ठीक है। द न्यू निज़ाम रिवार्डेड द फ्रेंच कंपनी बाई गिविंग इट्स टेरिटरी नियर पौंडीचेरी, ठीक है। तो चंदा साहिब की तरह ही ये जो नया निज़ाम होता है वो पौंडीचेरी के आसपास बहुत सारी टेरिटरीज़ को फ्रेंच को एज ए रिवॉर्ड दे देता है, ठीक है। एज वेल एज फेमस टाउन ऑफ मछलीपट्टनम, ठीक है, मछलीपट्टनम वो आसपास की टेरिटरीज़ को देने के साथ साथ में मछलीपट्टनम जो कि आपका बहुत ही फेमस होता है,
ठीक है, मछलीपट्टनम। अब यहाँ से क्या होगा कि मछलीपट्टनम आपने देखा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होता है उसका एक अच्छा खासा सेटअप होता है यहाँ पे मछलीपट्टनम। अब यहाँ से क्या होता है कि ये मतलब एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के को उकसा देंगे, ठीक है। जो फ्रेंच जो यहाँ पे जो डुप्लेक्स है उसने क्या क्या किया, इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से उकसा दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो उनका मछलीपट्टनम में सेटअप होता है वो इसको एज ए रिवार्ड गिफ्ट कर देता है, ये आपका जो निज़ाम होता है डेक्कन का उस टाइम का, ठीक है, जिसको बैठा देते हैं आपको मुजफ्फर जंग, ठीक है। ही गेव ए सम ऑफ ₹5 लाख टू द कंपनी एंड अनदर ₹5 लाख टू इट्स ट्रूप, ठीक है। अब ये क्या करता है कि 5 लाख रुपए कंपनी को देगा, 5 लाख रुपए क्या करता है कि जो कंपनी के ट्रूप्स होते हैं उनको देता है। इसके साथ ही साथ में डुप्लेक्स को भी ये 20 लाख रुपए देगा, ठीक है। डुप्लेक्स को 20 लाख रुपए मिलता है और साथ ही साथ एक जागीर भी मिलती है, ठीक है, जो कि उसको 1 लाख पर ईयर, 1 लाख पर ईयर का रिवेन्यू देती है, ठीक है। आप समझ लो इतना सारा कुछ, मतलब ये लोग सिर्फ एज ए रिवार्ड में ही दे डालते हैं, फ्रेंच जो आपकी कंपनी होती है। Moreover, he was made honorary governor of Mughal dominions on the east coast from the river Krishna to कन्याकुमारी, ठीक है। और ये क्या करता है, जो डुप्लेक्स होता है उसको हॉनरी गवर्नर बना देता है आपका मुगल एम्परर का, ठीक है, एज इन हॉनरी गवर्नर ऑफ मुगल डोमिनियंस ऑन द ईस्ट कोस्ट, ठीक है। जो भी रिवर कृष्णा से लेके जो कन्याकुमारी तक की जो भी मुगल डोमिनियंस रहे होते हैं पास्ट में, उसका क्या होता है, हॉनरी गवर्नर घोषित कर दिया जाता है आपको डुप्लेक्स को, ठीक है। डुप्लेक्स स्टेशन हिज बेस्ट ऑफिसर, ठीक है, जो डुप्लेक्स का एक बेस्ट ऑफिसर होता है बसी, ठीक है, ये उसका बेस्ट ऑफिसर होता है बसी, ठीक है। उसको क्या करता है, उसको स्टेशन कर देता है एट हैदराबाद विथ ए फ्रेंच आर्मी, ठीक है। एक फ्रेंच आर्मी के साथ में उसको हैदराबाद में स्टेशन कर दिया था। क्योंकि सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, सपोर्ट्स करने के लिए, और उसको किसी भी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत ना हो, या फिर उसको जो ईस्ट इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इसकी किसी तरह से हार्म ना पहुंचाए। इन सारे कारणों को लेकर के वहाँ पे बसी को बैठाल दिया जाता है। While the ostensible purpose of this arrangement was to protect the Nizam from enemies, it was really aimed at maintaining French influence at his court, ठीक है। बट इसका जो छुपा हुआ रीजन होता है वो ये होता है कि उनको एक तरह से सुपरवाइज करना, ठीक है। हैदराबाद का निज़ाम हो या फिर कर्नाटक का निज़ाम हो, वहाँ पे अगर किसी ट्रूप्स को स्टेशन करते थे ये लोग, चाहे वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो या फिर जो आपका इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी हो, ठीक है, अगर वहाँ की कोई भी आर्मी स्टेशन करती थी तो उनका सबसे मेन मोटो ये होता था कि उस नवाब को या उस किंग को सुपरवाइज करते रहना, ताकि वो कोई ऐसा एलियंस ना बनाए जो इन जो ईस्ट इंडिया कंपनीज़ हैं उनके अगेंस्ट हो, ठीक है। ऐसी कोई अलियांस ना बनाए, लोकली ऐसी कोई पावर ना बनाए जो आगे चल के उनको प्रॉब्लम करें, ठीक है। तो ये इनका हिडन एजेंडा हुआ करता था, हिडन एजेंडा हुआ करता था, ठीक है। While मुजफ्फर जंग was marching towards his capital, he was accidentally killed. बसी इमीडिएटली रेज्ड सलाबत जंग द थर्ड सन ऑफ निज़ाम उल मुल्क टू द थ्रोन, ठीक है। अब क्या होता है, उसी दरमियान क्या होता है, मुजफ्फर जंग जिसको ये लोग हैदराबाद पे निज़ाम बनाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, एक्सीडेंटली किल्ड होता है, वो एक्सीडेंटली उसको मारा जाता है। तो बसी क्या करता है, तुरंत ही क्या करता है, सलाबत जंग जो कि आसफ जहाँ का जो तीसरा सन होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, उसको सत्ता पे वहाँ पे एज ए नवाब बना करके बैठाल देता है। अब फिर क्या होता है, फिर अब सलाबत जंग बना है तो उसका भी कोई दायित्व तो बनता है कि भाई कुछ वो ट्रिब्यूट्स देगा या कुछ मतलब प्राइज़ मनी देगा ऐसे। तो सलाबत जंग भी क्या करता है, ये भी आप फ्रेंच जो एरिया इन आंध्रा नोन एज नॉर्थर्न सरकार कंसिस्टिंग ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो आपकी मुस्तफ़ानगर डिस्ट्रिक्ट होती है, एलोर डिस्ट्रिक्ट है, राजमुंदरी है, या फिर आपका चिक्का कोल है, ठीक है। ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ जो आंध्रा का जो रीजन होता है, जिसको नॉर्थर्न सरकार के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये उनको क्या करता है एज ए रिवार्ड, ठीक है, बसी को या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को एज ए रिवार्ड दे देता है सलाबत जंग, ठीक है। द फ्रेंच पावर इन साउथ इंडिया वॉज नाउ एट इट्स हाइट, ठीक है। डुप्लेक्स प्लान हैड सक्सीडेड बियॉन्ड हिज ड्रीम्स। द फ्रेंच हैड स्टार्टेड आउट बाई ट्राइंग टू विन इंडियन स्टेट्स एज फ्रेंड्स, दे हैड एंडेड बाई मेकिंग देम क्लाइंट्स और सैटेलाइट्स, ठीक है। तो इन सब मंसूबों में क्या होता है, डुप्लेक्स कामयाब हो जाता है, ठीक है, जैसा वो सोचता है अपने जो भी अपनी पॉलिसी कैरी करने के लिए, ठीक है, तो वो उसी तरह से अपनी पॉलिसी को कैरी कर ले जाता है, ठीक है, तो अपने मंसूबों में
सक्सेस हो जाता है। अब क्या होता है कि अंग्रेज़ तो जो भी आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, वो आपके ये सब देख के चुप बैठने वालों में से तो होती नहीं है, क्योंकि अभी भी वो क्या होती है, उन्होंने डच को हटाया हुआ होता है, ठीक है, उन्होंने पुर्तगाल को हटाया हुआ होता है। अभी क्या होता है, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उनका क्या होता है, उनके सबसे बड़े राइवल्स बन जाते हैं जो आपकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है। तो ये सारी जो घटनाक्रम हो रही है, जो वहाँ पे जो इंसिडेंट्स वगैरह हो रहे हैं, जो आपका डुप्लेक्स का जो इंटरवीन हो रहा है वहाँ के लोकल प्रिंसिपैलिटी एरियाज़ में, ठीक है, या फिर आपका जो हैदराबाद का जो है, कार्नेटिक का है, या आपका जो भी है, वहाँ पे जो डुप्लेक्स एक को हटाकर दूसरे को बना रहा है, अपने पॉलिसीज़ को कैरी कर रहा है। तो इन सब को देखते हुए वहाँ पे जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो अपना शांत रहने वाली नहीं होती है, ठीक है। But the English had not been silent spectators of their rivals' success. To offset French influence and to increase their own, they had been interviewing with नासिर जंग एंड मोहम्मद अली, ठीक है। अब क्या क्या होता है कि जो ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, ये शांत नहीं रहती है। अब ये भी क्या होता है, इंटरव्यू करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब कि ये किन के साथ में हो जाएंगे, ये उनके साथ में हो जाएंगे जिनको डुप्लेक्स ने हटाया है, ठीक है। तो आपका जो नासिर जंग होता है, ठीक है, जो आसफ जहाँ का जो सन होता है, जिसको हटा करके फ्रेंच उसको मुजफ्फ़र जंग को प्लांट करते हैं, तो ये नासिर जंग के साथ में चले जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ में जो आपका जो अनवरुद्दीन होता है, जो कार्नेटिक का नवाब होता है, जिसकी ये लोग हत्या कर देते हैं, उसका जो लड़का होता है जो मोहम्मद अली, ठीक है, जो वहाँ से कार्नेटिक से भागा हुआ होता है, ठीक है, उसके साथ में भी ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी, ठीक है। इन 1750, ठीक है, इन 1750 दे डिसाइडेड टू थ्रो देयर एंटायर स्ट्रेंथ बिहाइंड मोहम्मद अली, बी सीज्ड एट तिरुचनापल्ली, ठीक है, कुड बी रिलीज्ड बाय अटैकिंग ऑरकोट द कैपिटल ऑफ कार्नेटिक, ठीक है। तो ये क्या होता है, 1750 में क्या करते हैं ये लोग, जो कार्नेटिक की जो कैपिटल होती है आरकोट, वहाँ पे अटैक कर देते हैं, ठीक है, और उसको सीज्ड कर लेते हैं। द प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड एंड क्लाइव असॉल्टेड एंड ऑक्यूपाइड ऑर्किड विथ ओनली 200 इंग्लिश एंड 300 सोल्जर्स, ठीक है। तो क्लाइव क्या होता है, क्लाइव लैड करता है उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, इन सब चीज़ों में क्लाइव लैड करता है वहाँ पे, ठीक है। और वो सिर्फ 200 इंग्लिश सोल्जर्स, ठीक है, 200 इंग्लिश सोल्जर्स और 300 इंडियन सोल्जर्स के साथ में ही वो क्या करता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। एज द एक्सपेक्टेड चंदा साहिब एंड फ्रेंच वर कंपेल्ड टू रेज द सीज ऑफ द तिरुचिरापल्ली, ठीक है। तो ये वहाँ पे क्या कर जाएगा, ये क्लाइव वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। चंदा साहब भी वहाँ पे हार जाएंगे, फ्रेंच भी वहाँ पे हार जाएंगे, ठीक है। द फ्रेंच फोर्सेज वर रिपीटेडली डिफीटेड, और फ्रेंच फोर्स क्या होता है, रिपीटेडली डिफीट को झेलती रहती है वहाँ पे, ठीक है। चंदा साहिब वाज सून कैप्चर एंड किल, चंदा साहिब क्या क्या करते हैं, मार दिए जाते हैं, ठीक है, कैप्चर किया जाता है और मार दिया जाता है। द फ्रेंच फॉर्च्यून्स वर नाउ एट द नॉट नाउ एट एन एब एज देयर आर्मी एंड जनरल्स हैड प्रूव अनइक्वल टू द इंग्लिश काउंटर पार्ट्स, ठीक है। अब जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके जो भी ऑफिसर्स हैं या फिर उनकी जो भी ट्रूप्स हैं, वो क्या होते हैं कि वो इनका सामना भी नहीं कर पाते हैं, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उनका सामना कर नहीं पाते हैं, ठीक है। In the end, the French government, weary of the heavy expense of war in India and fearing the laws of its American colonies, initiated peace negotiations, ठीक है। तो अब जो फ्रेंच गवर्नमेंट्स होती है, जो कि आपकी यूरोप में बैठी होती है, वो क्या होती है, वो इसको इन सबको देख के क्या करती है, वो ये सोचने लग जाती है कि अब क्या हो रहा है कि फ्रेंच गवर्नमेंट्स का बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे अगर करते रहेंगे तो उनके जितने भी पोजीशंस हैं इंडिया में, उनको तो खोएंगे खोएंगे, साथ में भी जो उनकी जो अदर पोजीशंस हैं अराउंड द वर्ल्ड, जैसे कि आपका नॉर्थर्न अमेरिका में है, तो वो उसको भी खो सकते हैं। तो इस तरह की एक फियर उनके मन में आने लगती है, फिर वो क्या करते हैं, वो इंटरवीन करना शुरू कर जाते हैं। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उनकी उनके पॉलिसीज़ में, डिसीजंस में वो लोग इंटरवीन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अब इंटरवीन कैसे करते हैं, वो फिर एक मतलब ट्रीटीज़ वगैरह करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो इंग्लिश की एक डिमांड होती है कि डुप्लेक्स को इंडिया से वापस बुला लिया जाए, ठीक है।
तो जो आपकी जो अंग्रेज़ों की एक डिमांड होती है फ्रेंच गवर्नमेंट से कि जो डुप्लेक्स है, जो गवर्नर जनरल है उस समय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको वापस बुला लिया जाए, ठीक है। तो उनकी इस डिमांड्स पे वो एग्री कर जाती है, जो फ्रेंच गवर्नमेंट होती है वो एग्री कर जाती है और डुप्लेक्स को वापस 1754 में वापस बुला लिया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंच जो डुप्लेक्स होता है वो वापस चला जाता है, ठीक है। वाज टू प्रूव ए बिग ब्लो टू द फॉर्च्यून्स ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया, ठीक है। और ये जो भी आगे की जो भी घटनाक्रम होता है, ठीक है, ये क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में फ्रेंच कंपनी का जो भी मंसूबे होते हैं इंडिया को लेकर के, ठीक है, जो भी उनके ड्रीम्स वगैरह होते हैं इंडिया को लेकर, वो क्या होते हैं, सेटर्ड हो जाते हैं, ठीक है। उनके जो भी फॉर्च्यून्स होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, इंडिया को लेकर के। और यहाँ पे The temporary peace between the two companies ended in 1756 when another war between England and France broke out, ठीक है। तो अभी जो आपका जो भी टेम्प्ररी इनके जो ट्रीटीज़ वगैरह साइन होते हैं फ्रांस और इंग्लैंड के, वो क्या करते हैं, फिर से एक बार एंड हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस टाइम 1756 में जो 7 ईयर्स ऑफ वार्स के नाम से जिसको जाना जाता है, ठीक है, यूरोप में जो 7 ईयर्स ऑफ वार्स जाने जाते हैं 1756 से 1763 ईयर्स, तो वो क्या करते हैं, वो शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनका वहाँ पे जो राइवलरी होती है यूरोप में, जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो राइवलरी होती है, फिर से एक बार इंडिया में वही राइवलरी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द वार द इंग्लिश मैनेज टू गेन कंट्रोल ओवर बंगाल, ठीक है। तो जैसे ही वार शुरू होते हैं तो इंग्लिश क्या होते हैं, वो मैनेज कर जाते हैं बंगाल पे अपना कंट्रोल करने में, ठीक है। आफ्टर दिस इवेंट देयर वाज लिटिल होप फॉर द फ्रेंच कॉज इन इंडिया, द रिच रिसोर्सेज ऑफ बंगाल टर्न द स्केल डिसिसिवली इन फेवर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो जैसे ही ये 7 ईयर्स ऑफ वार्स स्टार्ट होते हैं, तो वार्स के स्टार्ट होते ही समय क्या करते हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, इनका जो बंगाल पे पूरा एक तरह से एकाधिकार हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इनके और भी जो भी बार्स होंगे, ठीक है, चाहे वो साउथ इंडिया हो, सेंट्रल इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, वेस्ट इंडिया हो, कहीं भी हो, तो उसमें क्या करेंगे, जो भी आपके बंगाल के रिसोर्सेज हैं वो ये लोग यूज़ करेंगे और किसी भी वार्स को आसानी से जीत सकते थे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, शुरू में बंगाल पे अपना अधिकार कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनको काफ़ी मदद मिलती है दूसरी जगह इनको जीतने में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, डिसिसिवली जीतते हैं, ठीक है, जीतते नहीं है, सिर्फ डिसिसिवली जीतते हैं, ठीक है। द डिसिसिव बैटल ऑफ द बार वाज फॉट एट वंडीवास ऑन 22 जनवरी 1760, ठीक है। तो अंग्रेज़ों और फ्रेंच के बीच में यहाँ इंडिया में जो वंडीवास का जो वार होता है, ठीक है, 22 जनवरी 1760, ठीक है, 22 जनवरी 1760 में, ठीक है, ये इनका डिसिसिवली बैटल होता है, यहाँ पे इनका डिसिसिवली बैटल होता है इंडिया में। इसमें क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो लीड करता है वो आयरेकोटे, ठीक है, आयरेकोटे लीड करता है, और जो आपको फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड करता है वो लेली, ठीक है, लेली लीड करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, द वॉर एंडेड इन 1763 विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। हाँ, ये यहाँ पे क्या होता है कि जो वार का जो आपका 7 ईयर्स ऑफ वार जो यूरोप में चल रहा होता है वो 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ में उसका क्या होता है, एंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया में भी उसी के कॉन्सिक्वेंसेस में इनके बीच में वार स्टार्ट हुआ था इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ पे यूरोप में इनका वार एंड होता है, तैसे यहाँ पे इंडिया में भी उसका एंड हो जाता है, ठीक है। और इनके बीच में यूरोप में इंग्लिश और फ्रांस के बीच में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पेरिस साइंड बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। द फ्रेंच फैक्ट्रीज इन इंडिया, ठीक है, वर रीस्टोर्ड बट दे कुड नॉट नो लॉन्गर बी फोर्टिफाइड और इवन एडिक्वेटली गैरिसन्ड विथ ट्रूप्स, ठीक है। जो फ्रेंच फैक्ट्रीज़ जो भी इंडिया में जो फ्रेंच के सेटअप्स होते हैं उनको क्या करता है, रीस्टोर कर दिया जाता है, बट एक उनको नियम बना दिया जाता है कि अब वो फिर से दोबारा से फोर्टिफाइड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो जो भी इंग्लिश होते हैं
जो भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो जो फ्रेंच सेटअप्स होते हैं उनको रीस्टोर करवा देती है, मतलब उनको फिर से वापस दे देती है, बट एक शर्त पर कि वो दोबारा से फोर्टिफाइड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। दे कुड सर्व ओनली एज ए सेंटर्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। अब वो क्या हो, एज ए सेंटर्स ऑफ ट्रेड के रूप में फंक्शनल रहेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जैसे कि जो आपका जो टेरिटरी क्लेम्स था, ठीक है, मेजर जो आपका पॉलिटिकल जो पावर का जो क्लेम था फ्रेंच का, वो उनके जो सपने थे उसका जो फॉर्च्यून था वो यहाँ पे सेटल्ड हो जाएगा, ठीक है। एंड नाउ द फ्रेंच लिव्ड इन इंडिया अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन, ठीक है। और जो फ्रेंच यहाँ पे इंडिया में अब जो रहेंगे वो अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन रहेंगे, ठीक है। उनके जो भी सेटअप्स होंगे, ठीक है, वो सेटअप सिर्फ ट्रेडिंग का कार्य करेंगे, और जो भी फ्रेंच लोग होंगे वो ब्रिटिश पावर के प्रोटेक्शन में यहाँ पर रहेंगे इंडिया में, ठीक है। द इंग्लिश ऑन द अदर हैंड रूल्ड द इंडियन सी, ठीक है। और इंग्लिश का क्या होता है, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो क्या होती है, वो तो जीती हुई होती है। तो वो क्या करती है, वो जो भी सी रूट्स हैं, ठीक है, इंडियन सी रूट्स हैं, उस पर भी उनका कब्जा हो जाएगा, ठीक है। एज ए पॉलिटिकल पावर इंडिया में रीन करेंगे, ठीक है, एज ए पॉलिटिकल पावर इंडिया में रीन करेंगे, फ्रीड ऑफ ऑल यूरोपियन राइवल्स, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो उनका जो लक्ष्य होता है कि वो फ्री हो जाते हैं, ठीक है, उनके जो अदर यूरोपियंस राइवल्स होते हैं, जैसे आपका जो भी पुर्तगालीज़ हैं, डच हैं, और जो सबसे लास्ट में उनके जो राइवल्स होते हैं फ्रेंच, ठीक है। अब वो इन सब से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, अपनी पॉलिसी को बिल्कुल फ्रीली बना सकते हैं, ठीक है, उसका फ्रीली इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी डाउट, ठीक है, विदाउट एनी रजिस्ट, ठीक है। तो उसका सबसे मेजर कॉन्सिक्वेंसेस यही होता है, ठीक है। अब वो आसानी से पूरे होल इंडिया को कन्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से अब वो सोच सकते हैं। ड्यूरिंग देयर स्ट्रगल विद द फ्रेंच एंड देयर इंडियन एलाइज द इंग्लिश लर्नड ए फ्यू इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल लेसन्स, ठीक है। हाउएवर होता क्या है कि जो ये सारा जो घटनाक्रम होता है, ठीक है, चाहे उनका जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, चाहे उनका वार हो आपका फ्रेंच के अगेंस्ट में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में हो, या लोकल जमींदार्स के अगेंस्ट में हो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, ठीक है, या फिर जो आपका कार्नेटिक का नवाब है या आपका हैदराबाद का नवाब है, ये जो घटनाक्रम होता है लास्ट 2 डिकेड्स में, उससे क्या होते हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक मेजर लेसन लर्न करती है, ठीक है, बहुत ही जो कि बहुत ही वैल्यूएबल लेसन होता है। फर्स्टली इन द एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन द कंट्री, ठीक है, वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि अपना जो इंडिया है वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे नेशनलिज्म का बिल्कुल अब्सेंस है, ठीक है, नेशनलिज्म का बिल्कुल अब्सेंस है, ठीक है। यहाँ पे नेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ ज़्यादा मेजर डिज़ायर नहीं है, ठीक है। दे कुड एडवांस देयर पॉलिटिकल स्कीम्स बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल क्वेरल्स ऑफ इंडियन रूलर्स, ठीक है। इसके साथ ही साथ में जो इंडियंस के जो इंडियन रूलर्स हैं, छोटे इंडियन रूलर्स हैं, उनके आपसी लड़ाई झगड़े का, ठीक है, वो बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं, ठीक है, मेजर गेन कर सकते हैं अपने पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को सेटअप करने के लिए, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल क्लेम को प्रोसीड करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये सब देखा हुआ होता है, जो लास्ट 2 डिकेड्स में जो घटनाक्रम घटता है उन सारी चीज़ों से वो इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। सेकेंडली द वेस्टर्न ट्रेंड इन्फेंट्री यूरोपियन और इंडियन, ठीक है, जो वेस्टर्न मोड में जो ट्रेंड इन्फेंट्री है, ठीक है, चाहे वो ट्रूप्स इंडियन हो या फिर चाहे वो ट्रूप्स वेस्टर्न हो, लेकिन जो वेस्टर्न स्टाइल में ट्रेंड इन्फेंट्री है, ठीक है, वो क्या है, जो इंडियंस जो आपका इंडियंस जो भी आपकी ट्रूप्स हैं या फिर आपकी जो लोकल जो राजा जो नवाब है वो अपने ट्रूप्स रखता है, उससे काफ़ी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ में मॉडर्न वीपन्स एंड बैक्ड बाय आर्टिलरी कुड डिफीट द ओल्ड स्टाइल ऑफ इंडियन आर्मीज विद द ईज इन पिच्ड बैटल्स, ठीक है। और उनको जो लोकल किंग्स हैं, आपके नवाब्स हैं, ठीक है, उनको ईजिली डिफीट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्न ट्रेंड इन्फेंट्री सपोर्टेड बाई आर्टिलरी एंड मॉडर्न वीपन्स, ठीक है। तो वो इन सब चीज़ों को देखते हैं इंग्लैंड, ठीक है, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो इन सब चीज़ों को देखती है, ठीक है। तो ये वो सारे कुछ लेसन सीखती है
Thirdly, it was proved that the Indian soldier trained and armed in the European manner made as good a soldier as the European। ठीक है, तीसरी चीज़ वो यहाँ पे ये देखते हैं कि जो भी इंडियन सोल्जर है, ठीक है, अगर उसको वेस्टर्न स्टाइल में ट्रेंड किया जाए, ठीक है, अगर उसको वेस्टर्न वीपन्स कैरी कराया जाए, ठीक है, वेस्टर्न आर्टिलरी का सपोर्ट दिया जाए, तो वो भी बिल्कुल सेम उसी तरह एबल हैं जैसे उनके खुद के वेस्टर्न सोल्जर्स हैं। ठीक है, जैसे उनके खुद के वेस्टर्न सोल्जर्स हैं। ठीक है, एंड सिंस द इंडियन सोल्जर्स एज द यूरोपियन एंड सिंस द इंडियन सोल्जर्स टू लैक द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म ही कुड बी हायर्ड एंड एम्प्लॉयड बाई एनी वन हु वॉज विलिंग टू पे हिम वेल। ठीक है, इसके साथ ही जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो क्या है, उनमें नेशनलिज्म का तो अब्सेंस है। ठीक है, उनका जो उनकी जो लोकल जो उनका जहाँ बर्थ हुआ है या नेटिव प्लेस है, बस सिर्फ उससे ही वो रिलेटेड रहते थे। ठीक है, जैसे कोई बंगाल में पैदा हुआ है तो वो क्या है, उसका बंगाल तक नेशनलिज्म सीमित रहता था। बिहार का जो भी ट्रूप्स होता था, बिहार का जो भी इंडियन सोल्जर होता था, वो सिर्फ बिहार तक ही उसका नेशनलिज्म सीमित रहता था। उसको ही फ़र्क नहीं पड़ता था कि अदर रीजन्स में, जो इंडिया के अदर्स रीजन, जैसे आपका मद्रास है, ठीक है, या फिर आपका जो आपका बंगाल है, ठीक है, या फिर आपका दिल्ली है, वहाँ पे क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, जो भी इंडियन सोल्जर हुआ करता था उस टाइम का। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एज ए नेशनलिज्म का अब्सेंस था। ठीक है, उनमें जो भावना थी वो एज ए रीजनलिज्म थी। ठीक है, वो रीजन को फॉलो करते थे और जो उनका रीजन होता था बस वहीं तक ही वो सीमित रहते थे। वो एज ए इंडिया एज ए नेशन नहीं देखते थे। ठीक है, इंडिया को एज ए नेशन नहीं देखते थे। नेशनलिज्म का बिल्कुल भी अब्सेंस था, वो सिर्फ रीजनलिज्म को फॉलो करते थे, रीजन तक सीमित थे। ठीक है, तो अंग्रेज़ ये सारी चीज़ देखते हैं कि अगर उनको एम्प्लॉयड करना हो अपना ब्रिटिश ट्रूप्स में, तो उनको ईजिली एम्प्लॉयड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रेगुलर पे। ठीक है, बस उनको रेगुलर आपको पे करना है। ठीक है, वो आपको सेवा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, द इंग्लिश नाउ सेट आउट टू क्रिएट ए पावरफुल आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ इंडियन सोल्जर्स कॉल्ड सिपाहीज। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को सीखते हुए क्या करेंगी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक बहुत ही पावरफुल आर्मी क्रिएट करेगी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंडियन सोल्जर्स। ठीक है, भारतीय सैनिकों की मदद से एक पावरफुल आर्मी को क्रिएट करती है और उनके जो ऑफिसर्स होते हैं वो इंग्लिशमैन होते हैं। ठीक है, तो जो आपका जो पावरफुल आर्मी क्रिएट होगी उसमें क्या होंगे, इंडियन सोल्जर्स होंगे और उसमें जो ऑफिसर्स होंगे वो इंग्लिश मैन होंगे। ठीक है, विद दिस हेल्प एज इट्स चीप इंस्ट्रूमेंट एंड द वास्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडियन ट्रेड एंड टेरिटरीज अंडर इट्स कमांड, द इंग्लिश इंडिया कंपनी embarked ऑन एन era ऑफ wars एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। ठीक है, अब इसकी हेल्प से क्या करेगी, जो अपना जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन करेगी। ठीक है, उसके लिए वो वार्स करेगी। ठीक है, ट्रीटी करेगी, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे। ठीक है, तो वार्स, वो सारे वार्स को जीत सकती है क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल आर्मी को उन्होंने क्रिएट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ इंडियन सोल्जर्स। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कुछ जो आपका जो कार्नेटिक वार्स हुए थे या फिर जो एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल्स हुए थे इन साउथ इंडिया, उसको हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ क्वेश्चंस है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया या आपका मेंस क्वेश्चन होगा, इस तरह क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। दिस ट्रीटी ब्रॉट एन एंड टू द फर्स्ट कार्नेटिक वार्स एज वेल एज द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है, मद्रास was handed back to English and French in turn got their territories in नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये ट्रीटी का नेम क्या है। ठीक है, इस ट्रीटी का नेम क्या है जिसके साथ ही फर्स्ट कार्नेटिक वार्स का एंड हुआ था। ठीक है, और जो आपका मद्रास था वो हैंडेड बैक कर दिया गया था टू द इंग्लिश, और इसके 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 एवज में फ्रेंच को क्या है, जो नॉर्थ इंडिया में उनकी जो टेरिटरीज़ हैं, उनके जो पोजेशंस हैं, उनको जो अंग्रेज़ हैं, जो इंग्लिश मैन हैं, उन्होंने वापस कर दिया था। तो इस ट्रीटी का नाम आपको बताना है। तो वेरी इजी है, जो फर्स्ट कार्नेटिक वार, यहीं से ही आप देख लेंगे द ट्रीटी ब्रॉट एन एंड टू द फर्स्ट कार्नेटिक वार। अगर आपको यही पता होगा तो जो फर्स्ट कार्नेटिक वार्स का एंड हुआ था वो किस ट्रीटी के साथ में हुआ था, तो उससे ही आपका ये ऑप्शन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जो ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल थी, ठीक है, जो 1748 में साइन की हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज़ों और फ्रेंच के बीच में, उसी से ही इनका फर्स्ट कार्नेटिक वार्स एंड हो गया था। ठीक है, तो वेरी इजी, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। ठीक है,
इसके साथ में मेंस का जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, डिस्कस द रोल ऑफ कॉर्नेटिक वार्स एंड शेपिंग द पॉलिटिकल लैंडस्केप्स ऑफ द 18th सेंचुरी इंडिया विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इस तरह के आपको क्वेश्चंस आएंगे जो आपका मेंस में आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे, डिस्कस द रोल ऑफ कॉर्नेटिक वार्स एंड शेपिंग द पॉलिटिकल लैंडस्केप्स ऑफ द 18th सेंचुरी इंडिया विद द स्पेसिफिक रेफरेंस टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आप उसको बॉडी में लिखेंगे, उसके बाद आप उसको कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे तो आप कॉर्नेटिक वार्स का इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, वाट वर द कॉर्नेटिक वार्स है ना। ठीक है, तो इनके जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं, जो भी करेक्टर्स हैं, उसको आप मेंशंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं इसका। ठीक है, द कॉर्नेटिक वार्स which took place in 18th century in India has a significant impact on the political landscape of the region। ठीक है, these wars were a series of military conflicts fought primarily between British East India Company and French East India Company, the various local powers including the Nawab ऑफ ऑरकॉट एंड मराठास। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शंस है, एक तरह से इंट्रोडक्शंस है कि ये जो कॉर्नेटिक्स वार थे वो क्या थे। ठीक है, तो ये बेसिकली जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके बीच में ये लड़े गए थे। और इनको सपोर्ट्स करने वाले जो आपके, जैसे आपका कर्नाटक का नवाब है, हैदराबाद का नवाब है या फिर मराठा है, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, द फर्स्ट कॉर्नेटिक वार, जो आपका पहला कॉर्नेटिक वार था वो 1746 से 1748 के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, इट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ एंग्लो फ्रेंच वार इन यूरोप कास्ट बाय द ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको अभी क्लियर कराया है कि जो आपके कॉर्नेटिक्स वार थे, जो आपके इंडिया में वार थे इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, वो एज ए कॉन्सिक्वेंसेस थे आपके जो यूरोप में उनके बीच में वार छिड़ा हुआ था। ठीक है, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में जो यूरोप में उनके बीच में वार छिड़ा हुआ था, उन्हीं के कॉन्सिक्वेंसेस में ये इंडिया में भी कॉर्नेटिक वार्स हुए थे। ठीक है, फॉट बिटवीन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इट एंडेड विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। ठीक है, तो ये भी मैंने अभी आपको बताया कि जो फर्स्ट कॉर्नेटिक वार होता है उसका एंड ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल से होता है, जो कि आपकी 1748 में साइन की जाती है। ठीक है, अब सेकेंड कॉर्नेटिक वार आपका हुआ था 1749 टू 1754। ठीक है, फॉट बिटवीन डिफरेंट क्लेमेंट टू द पोस्ट ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड नवाब ऑफ कॉर्नेटिक। ठीक है, जो सेकेंड वार आपका होता है, जो सेकेंड कॉर्नेटिक वार होता है, वो हैदराबाद में कौन निज़ाम होगा और कॉर्नेटिक में कौन निज़ाम बनेगा, इसके बीच इसके लिए लड़ा जाता है फ्रेंच और इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक है, दोनों अपने अलग अलग क्लेम करते हैं, उसी के लिए आपका ये सेकेंड कॉर्नेटिक वार होता है। ठीक है, द वार कंक्लूडेड विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ठीक है, जो 1754 में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन होता है, उसके साथ में ये सेकेंड कॉर्नेटिक वार का भी एंड हो जाता है। ठीक है, इसके साथ में जो थर्ड कॉर्नेटिक वार होता है वो रेप्लिकेशन होता है आपका 7 ईयर्स वॉर इन यूरोप होता है। ठीक है, 7 ईयर्स ऑफ वॉर इन यूरोप जो 1756 में स्टार्ट होकर 1763 तक चलता है, तो उसी का ये रेप्लिकेशन होता है थर्ड कॉर्नेटिक वार। ठीक है, फॉट बिटवीन फ्रेंच एंड इंग्लिश इन द लीडरशिप ऑफ काउंट डी लेलियन सर एरेकोटे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये सेम है, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में लड़ा जाता है। फ्रेंच को आपका लैली लीड करता है, और जो आपका जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसको सर एरे कूटे लीड करते हैं। ठीक है, द ब्रिटिशर्स इमर्जेस विक्टोरियस एंड रिजल्टेड इन फ्रेंच विथड्रॉवल फ्रॉम इंडिया एंड ब्रिटिश डोमिनियंस है। इसका रिजल्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है कि जो आपके ब्रिटिशर्स होते हैं वो आपके विक्टोरियस हो जाते हैं, और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उनको इस बार में क्या होता है, हार का सामना करना पड़ता है, जिसके एवरेज में क्या होता है कि वो सीमित कर दिए जाते हैं। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो यहाँ पे इंडिया में सीमित कर दिया जाता है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763 फॉर्मली एंडेड द वार। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ पेरिस जो 1763 में साइन होती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी बीच, उससे क्या होता है, इस वार का एंड हो जाता है। ठीक है, तो थर्ड कॉर्नेटिक वार का भी एंड हो जाता है। अब
ये पॉलिटिकल लैंडस्केप्स क्या होते हैं इसके 18th सेंचुरी में। द ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी इमर्ज एज द डोमिनेंट यूरोपियन पावर इन इंडिया आफ्टर द वार्स, गेनिंग कंट्रोल ओवर की टेरिटरीज एंड ट्रेड रूट्स। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि जो भी कार्नेटिक्स के आपके वार होते हैं फ्रेंच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, उसमें क्या होता है कि जो आपका जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो एज ए विक्टर निकल के सामने आती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं कि जो फ्रेंच इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, मेजर इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपके पॉलिटिकल जो पावर होती है उनको बनाने से मना कर दिया जाता है। ठीक है, अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है, और जो आपका जो अच्छे अच्छे जो सेटअप्स होते हैं उन पे क्या होता है, ब्रिटिश का क्लेम हो जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लेम हो जाता है। जो मेजर पॉलिटिकल सेटअप्स होते हैं या फिर जो की टेरिटरीज़ होती हैं, जैसे कि आपका सी रूट्स है, सी रूट्स पे भी क्या होता है, ब्रिटिशर्स का क्लेम हो जाता है। ठीक है, थर्ड कार्नेटिक वार वीकेंड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लीडिंग टू ए डिक्लाइन इन देयर इन्फ्लुएंस एंड इवेंचुअल विथड्रॉवल फ्रॉम सर्टेन टेरिटरीज। ठीक है, तो थर्ड कार्नेटिक वार्स क्या होता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को वीक कर देता है। ठीक है, तो वो पॉलिटिकली क्या होता है, वो फिर बिल्कुल वीक हो जाते हैं, आगे फिर यहाँ पे इंडिया में एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ना ही ब्रिटिशर्स को रेजिस्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ में विथड्रॉवल करना पड़ जाता है उनको कुछ इम्पोर्टेंट टेरिटरीज से। ठीक है, The Indian kingdoms such as Carnatic, मैसूर एंड हैदराबाद become entangled in the European power struggle। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो इंडियन पावर सेंटर्स होते हैं, ठीक है, साउथ इंडिया में, जैसे कार्नेटिक हो गया, मैसूर हो गया या हैदराबाद हो गया, ये क्या होते हैं, ये इनकी आपस की खिचड़ी के बीच में, ठीक है, यूरोपियन जो पावर स्ट्रगल होता है उनकी खिचड़ी के बीच में ये फंस जाते हैं। ठीक है, देयर रिसोर्सेज वर ड्रेन्ड, आर्मीज वर डिप्लीटेड एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाज अंडरमाइंड। ठीक है, तो ये कुछ समय के लिए, जब तक यहाँ पे कार्नेटिक वार चलते रहते हैं, तब तक यहाँ पे अनसेटल्ड कंडीशंस बनी रहती हैं, जिसका जो इफ़ेक्ट रहता है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे रहता है, वहाँ के लोकल पीपल्स भी इस चीज़ को सफ़र करते हैं। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों से जो आपकी जो एक यूरोपियन पावर्स का जो यहाँ पे स्ट्रगल चलता है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें निकल कर के सामने आती हैं। इसके अलावा क्या होता है, द ब्रिटिश विक्ट्रीज इन द कार्नेटिक वार पेव्ड द वे फॉर देयर डोमिनेशंस ऑफ इंडिया, द लेसन territories and alliances gained led to further expansion and eventual British control over much of the subcontinent। ठीक है, तो ये कार्नेटिक वार्स के फलस्वरूप क्या होता है कि ब्रिटिश का जो टेरिटोरियल जो ड्रीम होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, और जो ब्रिटिश कंट्रोल ओवर मच ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट्स के ऊपर ब्रिटिश का कंट्रोल हो जाता है। द मराठा एम्पायर प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द कार्नेटिक वार, द वार्स हेल्प देम एक्सपेंड देयर ओन इन्फ्लुएंस बियॉन्ड देयर टेरिटोरियल टेरिटरीज। ठीक है, तो जो मराठास होते हैं वो कार्नेटिक वार्स को में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, और उनको एक्सपेंड करने में काफ़ी, टेरिटोरियल एक्सपेंड करने में काफ़ी हेल्प होती है। The Carnatic War reshaped the political landscape, with the British emerging as the dominant European power and setting the stage for future colonial rule. The French suffered setbacks and Indian powers weakened, establishing a precedent for European rivalries in India एंड लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर ट्रांसफॉर्मेशन अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ठीक है, तो ये कार्नेटिक्स बार क्या होते हैं, पॉलिटिकल लैंडस्केप को रीसेप्ड कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ब्रिटिश क्या होते हैं, एज ए इमर्जिंग पावर निकल के सामने आ जाते हैं। ठीक है, जो कि आगे चल के कॉलोनियल रूल को इस्टेब्लिश्ड करते हैं। ठीक है, फ्रेंच बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते हैं। ठीक है, उनको बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट टेरिटरीज होती हैं उनको लूज़ करना पड़ जाता है। इंडियन पावर्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। ठीक है, जो मेजर इंडियन पावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं, और यहाँ पे यूरोपियन एकाधिकार एक तरह से होना शुरू हो जाता है इंडिया में। ठीक है, एक तरह से ग्राउंड वर्क, जो भी आपका फाउंडेशन वर्क होता है फॉर ए मेजर ब्रिटिश एम्पायर इंडिया, उसके लिए जो ग्राउंड वर्क होता है वो सेटअप्स कर देते हैं ये कार्नेटिक वार्स। ठीक है, तो इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन जैसे मेंस में पूछा जाएगा आपसे, डिस्क्राइब द एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट इन साउथर्न इंडिया, डिस्कस इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो इसका चलो अभी नहीं कराएंगे, इसका को आपको लिख के देना है, इसको आपको करके देना है कि अगर इस तरह से ही क्वेश्चन है, ये तो इजी है, जो अभी आपका पहले क्वेश्चन किया है उससे उसके कंपैरिजन में ये इजी है, इसमें सीधे सीधे आपको बताना है
जो भी आपके मेजर कॉर्नेटिक्स वार्स हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट्स इन साउथर्न इंडिया, डिस्कस इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी बताने हैं। तो थैंक यू। लेक्चर आपको कैसा लगा इसके लिए आपको हम आप लाइक्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे हम कंटिन्यू रखेंगे आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा सितंबर में, ठीक है। तो आप देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी आप लोगों को। थैंक यू।